हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैस गर्मी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट यानी जलवायु। ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि जलवायु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। अब देखिए, ये बताइए कि जलवायु किसे कहते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट रहेगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही जानना चाहेंगे कि जो हम टॉपिक आज प्रारंभ कर रहे हैं जलवायु, तो क्या होता है जलवायु, व्हाट इज जलवायु, व्हाट इज क्लाइमेट, क्या होता है। तो देखिए, जलवायु किसी भी स्थान पर लंबे समय की जो मौसम की स्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है। यानी देखिए, आपने एक सॉन्ग तो सुना ही होगा ना, कि सॉन्ग बजा था, एक बार आया था कि मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो क्या होता है, मौसम वो होता है जो कम समय के लिए जो स्थिति रहती है वायुमंडलीय दशाओं की, तो उसे कहते हैं मौसम। ठीक है। और जो ज्यादा समय के लिए आता है उसे कहते हैं जलवायु। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेंगे फिर समझेंगे। जैसे आपने समझा होगा कि सर्दियां आती हैं, तो क्या सर्दियां 2 दिन के लिए आती हैं, 3 दिन के लिए आती हैं? नहीं, सर्दियां कितने समय के लिए आती हैं, ये 3-3 मंथ के लिए आती हैं लगभग में। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियां कब प्रारंभ हो जाती हैं। हालांकि नवंबर में ही थोड़ी थोड़ी हमें सर्दी लगने लगती है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते, हम मानते हैं पूरा दिसंबर में स्टार्ट होती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपको सर्दी लगेगी नॉर्मल। ठीक है। यानी 3 महीने तक जो ये प्रोसेस चलता है, ये क्या कहलाता है, ये जलवायु कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है। तो इसे कहते हैं जलवायु। अब देखिए, जलवायु क्या इंडिया की, अमेरिका की, अन्य देशों की, या हमारे, तुम इंडिया में ही ले लीजिए यानी भारत में ही ले लीजिए, अलग अलग स्टेट्स में, क्या सभी राज्यों में एक जैसी जलवायु पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी जो कवियों के द्वारा कही जाती है, बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना है सभी को। क्या कहा गया कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर वाणी। कोस जानते हैं ना सभी लोग, यानी कोस कोस पर पानी चेंज हो जाता है, और 3 कोस पर वाणी यानी हमारी जो बोलियां हैं वो 3 कोस पर वो भी बदल जाती हैं। तो क्या जलवायु नहीं बदलेगी? वो भी अपने राज्य अनुसार या किसी भी देश के अनुसार एक जैसी नहीं रहती हैं, वो अलग अलग बदलती रहती हैं। ठीक है। तो देखिए, अब जो यहाँ पर चेंजमेंट रहेगा उसमें हम देखिए ऋतुओं के आधार पर हम लोग जलवायु पढ़ेंगे। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। ऋतु तो सभी लोग जानते हैं ना, जैसे कि शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु, ये सारी ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? 4 ऋतुएं होती हैं, जिनको हम लोग सीजन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, गर्मियों का सीजन चल रहा है, सर्दियों का सीजन चल रहा है। ठीक है। इस प्रकार से जो ऋतुएं होती हैं इनको हम सीजन के नाम से जानते हैं। तो जलवायु को जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके अनुसार पढ़ेंगे? सीजन के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है। ऋतु, ऋतु इसको क्या बोलते हैं? सीजन। क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 4 प्रकार की होती हैं ऋतुएं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ऋतु आएगी हमारी? फर्स्ट पर आती है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु आएगी? शीत ऋतु। और जिसको हम लोग बोलते हैं विंटर सीजन, शीत ऋतु। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विंटर सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विंटर सीजन ये हो गया। दूसरी ऋतु कौन सी आएगी? तो दूसरी ऋतु आएगी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए, ये ग्रीष्म ऋतु है। थर्ड पर कौन सी आएगी? वर्षा ऋतु। कौन सी आएगी? वर्षा ऋतु। और फोर्थ पर आएगी हमारी, ये तो हो गई शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, याद रखना है सभी को। कौन सी है? शरद ऋतु। तो ऋतुएं कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की ऋतुएं हो गई। अब देखिए, इनका कुछ टाइम टेबल भी रहता है। जैसे कि इसमें देखेंगे यहाँ पर जो शीत ऋतु है, ये जो हमारे अंग्रेजी में महीने यानी मंथ्स के नाम दिए जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो क्वेश्चन दिया जाता है इससे संबंधित
कि जो शीत ऋतु है ये कब प्रारंभ होती है। ऑप्शन दिए जाते हैं जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मार्च। तो जो शीत ऋतु है ये दिसंबर में प्रारंभ हो जाती है। शीत ऋतु को हम लोग क्या कहते हैं, सर्दी, यानी विंटर टाइम होता है, इसको शरद ऋतु भी कहते हैं। शरद ऋतु क्या होता है, उसको हम लोग वसंत ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु होता है यानी सर्दियों को बोलते हैं, तो ये कब से कब तक चलता है, दिसंबर से मार्च तक। इसका प्रोसेस रहता है दिसंबर से मार्च तक ये चलती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए सेकेंड हमारी ग्रीष्म ऋतु, तो इसका टाइम टेबल रहता है, यहाँ पर मार्च में ही शीत ऋतु खत्म हो गई, तो जो मार्च में शीत ऋतु खत्म हुई है तो जो ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। कब से प्रारंभ होगी, मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। और यानी किस मंथ तक रहेगी, तो जून तक रहेगी। किस मंथ तक रहेगी, जून तक रहेगी। यानी ग्रीष्म ऋतु मार्च में स्टार्ट होती है और जून तक रहती है। अब देखिए वर्षा ऋतु कब से प्रारंभ हो जाएगी, तो जून से प्रारंभ हो जाएगी और कब तक रहेगी, सितंबर तक रहेगी। ठीक है, जून से प्रारंभ हो जाएगी और सितंबर तक रहेगी। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। फोर्थ पर हमारी ऋतु है शरद ऋतु, जो कि सितंबर में स्टार्ट होगी। ठीक है, सितंबर में स्टार्ट होगी और खत्म ये ऋतु कब होती है, तो जहां से ये प्रारंभ हुई, जब शरद ऋतु खत्म होगी तभी तो हमारी दोबारा शीत ऋतु प्रारंभ होगी। इसलिए सितंबर से दिसंबर तक ये ऋतु चलती है। ये तो हो गए मंथ हमारे कि इस मंथ में प्रारंभ होती है ये ऋतु और इस मंथ में खत्म होती है। अब चलिए मंथ से अगर क्वेश्चन हमें दिया गया कि कितनी तारीख से प्रारंभ होता है, यानी हमें डेट बताइए, तो डेट क्या हो जाएगी, इसमें ये 15 दिसंबर से प्रारंभ होती है और 15 मार्च तक चलती है। ये 15 मार्च से प्रारंभ हो जाती है और 15 जून तक चलती है। वर्षा ऋतु ये 15 जून से प्रारंभ होती है, 15 सितंबर तक चलती है। और ये 15 सितंबर से प्रारंभ हो जाता है और 15 दिसंबर तक यानी शरद ऋतु रहती है। ठीक है, अब देखिए इसको 4 कालों में हमने बांटा है, यानी 4 प्रकार इसके रखे गए हैं। अब ये बताइए एक ऋतु कितने समय की होगी, कितने मंथ की होगी, तो एक ऋतु होती है हमारी 3 मंथ की। किस लिए होगी, देखिए किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो टोटल ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है। और जब हम 12 को इन चारों से डिवाइड करेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, यानी एक मंथ बराबर निकल आएगा 3 महीने। एक सीजन बराबर निकलेगा 3 महीने, यानी एक सीजन कितने समय का होता है, एक ऋतु कितने समय की होती है, तो 3 महीने की होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ हो गए। सितंबर से प्रारंभ हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ तक ये चली। जून से प्रारंभ हो गई, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ तक ये भी चली। मार्च से प्रारंभ हो गई, अप्रैल, मई, जून 3 मंथ तक ये भी चली। और ये दिसंबर से प्रारंभ हो गई, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तक ये ऋतु भी चली। इसलिए प्रत्येक ऋतु 3-3 महीने की है और पूरी साल में ऋतु आती हैं 4 प्रकार की। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसको हम एक एक ऋतु को डीपली करके पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट ऋतु कौन सी है, शीत ऋतु। कौन सी है, शीत ऋतु। ठीक है, अब देखिए हालांकि क्वेश्चन हमारे शीत ऋतु से इतने नहीं आते, सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं वर्षा ऋतु से, तो इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो आ जाइए शीत ऋतु पर। तो देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में इसमें पहले आप थोड़ा डायग्राम बनाएंगे और फिर समझेंगे। जैसे कि पूरे विश्व का मैप लीजिए, इसमें हम लोग पूरा ये ले रहे हैं, ठीक है, ग्लोब इस पर कितनी रेखाएं हैं, तो 3 रेखाएं हैं। फर्स्ट ये कौन सी है, 0 डिग्री रेखा यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। उसके नीचे ये कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है। कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। और सबसे ऊपर ये कर्क रेखा है, सभी लोग जानते हैं।
कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो ये तीनों रेखाएं होंगी। अब देखिए जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर है? तो वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार का है। तो हमारा इंडिया यहाँ पर हो गया। अब देखिए आपने ये भी सुना होगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें एक ट्रिक भी आपने सुनी होगी कि मित्र पर गमछा जार, ये ट्रिक है कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर इसको तो सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल हो गई ये ट्रिक, ठीक है। अब देखिए इसमें जो समझने वाले पॉइंट है, पहले ये बताइए कि जो शीत ऋतु होती है तो इसमें हवाएं हल्की होती है या भारी होती है? आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो जो हवाएं होती हैं ये शीत ऋतु में कैसी होती हैं? भारी होती हैं। अब देखिए जब भारी होगी तो हवाएं नीचे होंगी या ऊपर उठेंगी? आप ये बताइए। तो जो भारी चीज होती है, आपने देखा होगा भारी चीज होती है वो कहाँ गिरती है? जमीन पर गिरती है। हल्की चीज होती है, आप गुब्बारा अलमारी में रख दिएगा, अलमारी से गिरेगा तो पहले ऊपर जाने का प्रयास करेगा क्योंकि वो हल्का है, ठीक है। तो जो भारी हवाएं होती हैं वो जमीन पर रहती हैं सर्दियों में। अगर हवा गर्म होगी तो वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, ये हवा का नियम होता है। अगर हवा ठंडी है, देखिए ठंडी होगी तो उसमें नमी होगी, नमी होगी तो उसमें वेट होगा, वेट के कारण वो जमीन पर बैठेगी। और दूसरी बात, अगर हवा गर्म होगी तो उसमें नमी नहीं होगी जिसके कारण वो ऊपर उठने लगती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो सर्दियों में हवाओं का दबाव कैसा रहता है? अधिक रहता है, यानी जमीन पर वो अधिक रहती हैं हवाएं। और गर्मियों में क्या होता है? हवाएं ऊपर चली जाती हैं, इसलिए हमें नीचे अधिक गर्मी लगती है। इसका ये फुल रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है, हालांकि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अब देखिए सूर्य जो है वो यहाँ पर स्थित है। सर्दियों में सूर्य कहाँ पर स्थित होगा? यहाँ पर ये सूर्य स्थित है। अब देखिए कर्क रेखा, यहाँ पर सूर्य कब आता है? तो जून में आता है। कब आता है? जून में आता है। यहाँ पर मार्कर चेंज कर लीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जून में सूर्य आता है और यहाँ पर आता है मार्च और सितंबर में, ठीक है। कब आता है? मार्च और सितंबर में सूर्य आता है। और जो मकर रेखा पर आता है तो ये कब आता है? दिसंबर में आता है, ठीक है। मकर रेखा पर सूर्य कब आता है? दिसंबर में आता है। अब देखिए दिसंबर आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, यानी सर्दियां प्रारंभ हो चुकी हैं और सूर्य कहाँ है? मकर रेखा पर है, यानी दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एग्जाम में किस प्रकार दिया जाता है कि शीत ऋतु में सूर्य किस रेखा पर स्थित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा पर स्थित होता है सूर्य शीत ऋतु में। अब देखिए शीत ऋतु में सर्दी क्यों रहती है? सूर्य तो यहाँ होता है, तो देखिए सर्दी इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा भारत है और ये सूर्य है इससे दूरी काफी अधिक हो जाती है, इसलिए सर्दी प्रारंभ हो जाती है हमारी इंडिया में, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनेगा कि ठंड के दिनों में जो चलने वाली हवाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा हमारा इससे कि जो सर्दियों में चलने वाली हवाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो शीत लहर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शीत लहर कहते हैं। और ये शीत लहर कब आता है? तो जनवरी से फरवरी में आता है। कब आता है? जनवरी से फरवरी में। और उत्तर भारत में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर भारत में वर्षा का कारण है जो वहां से वर्षा प्रारंभ होती है। देखिए यहाँ पर, देखिए आप समझिए, यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब देखिए सर्दियों में वर्षा कब होती है? आपने देखा होगा जनवरी, दिसंबर से जनवरी में होती है। जनवरी फरवरी में वर्षा होती है नॉर्मल। जब कोहरा ज्यादा पड़ता है तो आपने देखा होगा बारिश भी कभी कभी होती है, तो उससे देखा होगा फसल काफी खराब हो जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वर्षा हुई, वर्षा हुई यहाँ पर, तो देखिए वर्षा किस प्रकार से होती है? यहाँ पर जो शीत लहर आती है, कहाँ से आती है? यहाँ से शीत लहर आना प्रारंभ हो जाती है हमारी इंडिया में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है।
तो इस तरफ से उत्तर भारत से शीतलहर आनी प्रारंभ हो जाती है। शीतलहर आती है जनवरी से फरवरी मंथ के बीच, ठीक है। और देखिए उत्तर भारत में वर्षा होती है किसके कारण? शीतलहर के कारण। तमिलनाडु में भी काफी वर्षा होती है। कहां पर होती है? तमिलनाडु में भी वर्षा होती है, ठीक है। अब देखेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु इसका हमने समय भी जान लिया। देखिए यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य अभी नहीं आया है, कहाँ है? मकर रेखा पर है। और जो भारत और इसकी डिस्टेंस यानी दूरी है ये अधिक होने के कारण शीत यानी सर्दियां प्रारंभ हो जाती हैं। क्वेश्चन बनता है कि सर्दियों में सूर्य किस रेखा पर स्थित होता है? तो मकर रेखा पर स्थित होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? सर्दियों में हवाओं का जो दबाव होता है वो कम होता है या अधिक होता है? तो अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जब सूर्य होगा तो क्या होगा? सर्दी होगी। जब इस रेखा पर सूर्य होगा तो बताइए सर्दी होगी या गर्मी होगी? यानी जो ये मार्च और सितंबर ये 2 मंथ दिए गए हैं इनमें आपको बताना है सर्दी होती है या गर्मी होती है। फील तो किया होगा ना सभी ने, मार्च और सितंबर में सर्दी होती है गर्मी होती है? नहीं, इसमें ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मीडियम मौसम रहता है मार्च मंथ में। लेकिन आपने देखा होगा मार्च में तो बिल्कुल मीडियम रहता है, सितंबर में क्या मीडियम रहता है? नहीं रहता है। उसका एक रीजन है, सितंबर में आपको हल्की फुल्की गर्मी लगनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। गर्मी लगने का रीजन क्या है? देखिए ये दोनों मंथ इसलिए हमने साथ रखे क्योंकि सूर्य तो विषुवत रेखा पर है, मान लिया हमने, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य हमारा विषुवत रेखा पर स्थित है और विषुवत रेखा पर सूर्य आता है, कब आता है? मार्च और सितंबर में आता है। तो जब विषुवत रेखा पर आएगा तो मीडियम यानी इस तरफ भी टेम्परेचर नॉर्मल, इस तरफ भी टेम्परेचर मीडियम रहता है। तो देखिए मार्च में टेम्परेचर मीडियम रहता है, ये तो जायज सी बात, लेकिन सितंबर में टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता है, हाई हो जाता है, यानी गर्मी पड़नी प्रारंभ हो जाती है। आप रूम में घुसिएगा आपको उसमें उमस आएगी रूम में, ठीक है। इस प्रकार की नॉर्मल गर्मी प्रारंभ हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है? उसका देखिए रीजन ये है कि मार्च में क्या होता है? मार्च में क्या होता है? मार्च में तो मीडियम रहता है। अब सितंबर से अगले 3 मंथ में आप जाइए, जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ हो गए, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। जून जुलाई अगस्त ये किस प्रकार का मौसम रहता है? जून जुलाई अगस्त का तो ये वर्षा ऋतु का मौसम रहता है सितंबर तक। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर होता यह है कि वर्षा हुई, कब हुई? जून जुलाई अगस्त, इन 3 मंथ में वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद आपने देखा होगा मौसम काफी साफ हो जाता है, और जो मौसम साफ हुआ तो सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी पर पड़ी तो गर्मी गर्मी प्रारंभ हो जाती है। हालांकि आपने मार्च में देखा होगा तो नॉर्मल सा बादल सा छाया हुआ रहता है, देखा होगा ना। तो ये रीजन होता है कि जब नॉर्मल सा बादल छाया हुआ रहता है तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है मार्च में, यानी ना गर्मी लगती है हमें ना सर्दी लगती है। लेकिन जब सितंबर आ जाता है तो सारे बादल बारिश करके निकल चुके होते हैं, यानी सब बादल जा चुके होते हैं, तो कोई भी सूर्य के आसपास नहीं भटकता, सूर्य अपना डायरेक्ट प्रकाश डालता है और गर्मी प्रारंभ कर देता है। तो यही रीजन है कि हमें मार्च की अपेक्षा सितंबर में गर्मी लगनी प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें अगला पॉइंट पढ़ेंगे, कौन सी ऋतु पढ़ेंगे हम लोग? अगली ऋतु जानेंगे ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु नोट कीजिए, सभी को अच्छे से पढ़ना है कि ग्रीष्म ऋतु हम लोग किस प्रकार से कवर करेंगे। तो चलिए इसमें पहले तो ये बताइए कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर नोट किया हुआ है मार्च से लेकर जून तक कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है, ठीक है। और जो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य होता है ये कहाँ पर आता है? तो अभी हमने आपको जो यहाँ पर बनाया था ये कि ये हमारा 0 डिग्री रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं थी।
सर्दियों में सूर्य कहाँ था, इस रेखा पर था, और ये हमारा इंडिया था। ठीक है, ये हमारा इंडिया था। सूर्य कहाँ है अब, सर्दियों में मकर रेखा पर, लेकिन गर्मियों में सूर्य यहाँ से यहाँ तक राउंड करता हुआ यहाँ आ जाता है, कर्क रेखा पर आ जाएगा। कब, गर्मियों में, यानी ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब देखिए सूर्य यहाँ पर था, फिर तो कुछ दूरी थी, लेकिन अब सूर्य जब यहाँ पर पहुंच गया, अब तो ये सीधा प्रकाश डाल रहा है हमारे इंडिया पर, हमारे भारत पर। तो भारत में गर्मी प्रारंभ हो जाती है। कब प्रारंभ होती है, तो कर्क रेखा यानी यहाँ पर मार्च में गर्मी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, सूर्य कब कर्क रेखा पर होता है, तो मार्च में होता है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां से अगला फैक्ट हमारा निकल कर आएगा क्या, कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। भारत में सर्वाधिक गर्मी बताइए किस महीने में पड़ती है, सभी लोगों को अंदाजा होगा, यानी हमें सर्वाधिक गर्मी किस मंथ में लगती है। कमेंट कीजिएगा सभी लोग। बहुत अच्छे, गुड। ठीक है, तो कब प्रारंभ होती है, भारत में सर्वाधिक गर्मी कब प्रारंभ होती है, तो ये मई में प्रारंभ हो जाती है। कब प्रारंभ होती है, मई में सर्वाधिक गर्मी होती है। ठीक है, कब होती है, मई में सर्वाधिक गर्मी होती है। तो कभी क्वेश्चन दिया जाए कि ग्रीष्म ऋतु नहीं, जो हमारा भारत है इसमें सर्वाधिक गर्मी किस मंथ में होती है, तो हम लोग आंसर टिक करेंगे किस मंथ में होती है, मई मंथ में होती है। ठीक है, मई मंथ में सर्वाधिक गर्मी होती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, ये हमारा मई मंथ हो गया, इसमें सर्वाधिक गर्मी होती है। अब देखिए जून जुलाई में वर्षा सर्वाधिक होती है, सभी लोग जानते हैं कब होती है, जून जुलाई में सर्वाधिक वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब ये देखिए गर्मी थी यहाँ पर, यानी जब सर्दी थी तो हवाओं का दबाव कैसा था, कम था। ये पॉइंट याद रखना है, सर्दियों में हवाओं का दबाव अधिक था, और जो गर्मी है यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु में हवाओं का दबाव कैसा रहता है, कम रहता है। हवाओं का दबाव कैसा रहता है, कम रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एग्जाम में दिया जाता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें हवाओं का दबाव कैसा रहता है, तो कम रहता है। ठीक है, अब देखिए हवाओं का दबाव कम रहता है, और उस समय जो यानी ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हवाओं को इंडिया और बिहार वाले लोग क्या कहते हैं, उसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। यानी गर्मियों के समय में जो हवा गर्म चलती है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कहाँ के व्यक्ति, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्या कहते हैं, प्री मानसून। ठीक है, देखिए यानी जो समय से पहले मानसून आ जाता है उसको हम कहते हैं प्री मानसून, और जो ये प्री मानसून आता है ये हवाएं चलती हैं, तो हवाओं को यूपी और बिहार राज्य में क्या कहा जाता है, तो यूपी और बिहार राज्य के लोग कहते हैं लू, यानी जिसको हम हिंदी में और करेंगे तो कहते हैं लपट। ठीक है, यानी जो गर्म हवाएं होती हैं लपट, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि बाहर ना निकलो ज्यादा गर्मी में लपट लग जाएगी, तो यही होता है लू लगती है। ठीक है, अब ये तो हमारी यूपी और बिहार के लोग कहते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में से और नाम से जाना जाता होगा, जैसे कि इसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में
इन हवाओं को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। पंजाब में क्या कहा जाता है? तो हवाओं का पंजाब में कहा जाता है धूल भरी आंधी। पंजाब में क्या कहेंगे? धूल भरी आंधी कहते हैं। ठीक है, पंजाब में इन हवाओं को क्या कहते हैं? धूल भरी आंधी कहते हैं। देखिए सभी पॉइंट नोट करना है सभी को, क्योंकि जो भी पॉइंट हमारे बनेंगे इंपॉर्टेंट बनेंगे। आता है क्वेश्चन कि जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं तो पश्चिम बंगाल में इनको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहते हैं। पंजाब में क्या कहते हैं? धूल भरी आंधी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी पहले मानसून आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मानसून। क्या बोलते हैं? प्री मानसून। तो देखिए उसका मुख्य रीजन क्या होता है? उसका मुख्य रीजन होता है यानी शीत लहरें। इनका मुख्य रीजन होता है हिमालय पर्वत, यानी जो हिमालय से, देखिए आपने उत्तर भारत से हवाएं आती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस प्रकार से जो हमारा इंडिया, यहाँ उत्तर भारत से हवाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं और जो हिमालय पर बर्फ जमी रहती है सर्दियों में, तो क्या होता है? ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं और हिमालय से टकराएंगी तो कुछ तो ठंडी होंगी ना। आप बर्फ से टकराओगे आपको ठंडा महसूस होगा ना, इसी प्रकार तो हवाएं हिमालय से टकराती हैं यानी बर्फ से टकराती हैं, फिर वो भारत में आती हैं, एंट्री करती हैं, तो हवाएं हमें कैसी लगती हैं? सर्दियों में ठंडी लगती हैं। तो यही रीजन है उसका मुख्य रीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वर्षा होती है कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। तो इससे भी कुछ फैक्ट बनेंगे, जैसे कि इसमें वर्षा होती है वो किन किन राज्यों के लिए क्यों आवश्यक होती है। जैसे कि असम राज्य में जब ये वर्षा होगी तो असम राज्य में किसके लिए लाभदायक होगी, उसको वहां पर क्या नाम दिया जाता है। इस प्रकार से फैक्ट बनाएंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर जो वर्षा होती है जिसको प्री मानसून कहते हैं वर्षा, तो असम में जो वर्षा होती है वो चाय की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। असम में चाय होती है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन देखिए चाय कैसी होती है? सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वहां पर, इस प्रकार से ये एक सीढ़ी, ये एक सीढ़ी, ये एक सीढ़ी, ये एक सीढ़ी, ये सीढ़ी। ठीक है, अब देखिए इन सीढ़ियों से क्या होता है? अगर यहाँ पर पानी अगर भर गया तो यहाँ से ये पानी को नीचे करते हैं। तो चाय के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है कि जो चाय का पौधा होता है उसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी जड़ों में रुक गया तो चाय की जो फसल होती है तो वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, उस पर चाय की कृषि की जाती है, सर्वाधिक उत्पादित की जाती है असम राज्य में। तो असम राज्य में जब ग्रीष्म काल में वर्षा होती है तो ये असम राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षा होती है, क्योंकि ये चाय के लिए एक सुनहरा मौका होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टी सावर। असम में क्या कहते हैं? असम में इस वर्षा को कहते हैं टी सावर। ठीक है, नाम याद रखना है। असम में इस वर्षा को क्या कहते हैं? टी सावर कहते हैं। सावर एक ऐसा पदार्थ होता है जो फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो टी सावर कहा जाता है असम में जो वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। ठीक है, अब देखिए ग्रीष्म काल में वर्षा हुई तो उसे टी सावर कहते हैं, लेकिन कर्नाटक में अगर वर्षा हुई तो क्या कहेंगे? अब देखिए कर्नाटक में फूलों की खेती की जाती है, सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक में फूलों की खेती की जाती है। मान लीजिए लू यानी लपटें चल रही थी, लपट चल रही थी वहां पर बहुत अधिक, और बाई चांस वर्षा हो गई, टेम्परेचर ठंडा हुआ, फूल बहुत अच्छे खिल गए अचानक, तो क्या होता है? तो देखिए उसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, यानी वो वर्षा फूलों के लिए लाभदायक है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो क्या हो गई? चेरी ब्लॉसम। क्या नाम दिया गया है? चेरी ब्लॉसम। इस वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। सभी लोगों को समझ में आया। अब देखिए केरल, केरल में क्या होता है? आम होता है, आपने देखा है। और देखिए आम का वर्षा से क्या संबंध है? मान लीजिए कोई पौधा खड़ा था, उसको पानी की आवश्यकता थी, अधिक गर्मी पड़ रही थी, ठीक है। अब आम को अधिक गर्मी लग रही थी, लेकिन अचानक बारिश, बहुत तेज टेम्परेचर था, तापमान अधिक था, बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन अचानक बादल हुआ, बारिश होने लगी। अगर आप गर्म लोहे को ठंडे पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? तुरंत शीतल हो जाएगा, पक जाएगा। तो यही रीजन है आम का।
आम बहुत गर्मी में था और ऊपर से उसमें पानी पड़ गया तो आम बहुत जल्दी पकना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पक जाते हैं और जब पकते हैं आम यानी ये केरल में आम अधिक होते हैं और ये आम की खेती के लिए ये वर्षा बहुत ही आवश्यक होती है, तो इसको मैंगो शावर कहा जाता है। कहाँ पर? केरल में। क्या कहा जाता है? मैंगो शावर कहा जाता है। मैंगो शावर कहते हैं जो केरल में वर्षा होती है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि ग्रीष्म काल में जो असम में वर्षा होती है उसको टी सावर कहते हैं। कर्नाटक में जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है चेरी ब्लासम कहते हैं। केरल में जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है उसको मैंगो शावर कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। इसमें हम 2 ऋतुएं कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट शीत ऋतु और सेकेंड ग्रीष्म ऋतु। अब हमारी 2 ऋतुएं बची हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये ऋतुएं हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें और नए व्यक्ति जो जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेहतर तैयारी के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।